क्लास 10th होम साइंस विषय में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है आपका शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रदर्शन। तो बजट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि बजट क्यों बनाते हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। कल हमने पारिवारिक बजट के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ये सारे टॉपिक कवर किए थे। आज हम एंजल का नियम पढ़ेंगे। एंजल का नियम क्या होता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बजट जब बनाने चलते हैं तो क्या होता है कि कुछ मूलभूत जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियमों का हमें पालन करना होता है। एंजल महोदय कहाँ के थे, तो ये एक अर्थशास्त्री थे जो जर्मनी के थे। इन्होंने क्या किया था कि पूरी की पूरी आबादी को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया था। अमीर था, मध्यम वर्ग और फिर निम्न वर्ग। और उन्होंने कहा कि जो जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं पर जो व्यय होता है उनका आय के अनुसार, एक व्यक्ति की आय कितनी है, उसका व्यय उसकी आवश्यकताओं पर कितना है, उस पर प्रतिशत जब उन्होंने निकाला तो उसका प्रतिशत निकालने के बाद उन्होंने एक तालिका का निर्माण किया। तालिका का निर्माण आप नीचे देख सकते हैं बच्चों कि आवश्यकताएं कहाँ हो सकती हैं। तो भोजन पर, वस्त्र, धन, ईंधन, है ना, ये सब चीज़ों पर हमारा खर्च होगा। और निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग, इस तरीके से उन्होंने प्रतिशत निकाला। तो एंजल के अनुसार क्या होता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत जो होता है वो घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत जो होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इनके अनुसार है बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए सही हो, या आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है या उनके यहाँ वैसा नहीं होता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर उन्होंने जनरलाइज करके कुछ चीज़ें बताई हैं जो हम इसमें देख रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आ रहा है, और आंकड़े भी आप देख के बता सकते हैं बच्चों। ऐसे ये आपका खंड आरेख में दिया हुआ है ना, रेखा चित्र बना के इन्होंने दिया हुआ है। तो प्रतिशत जो लिखा हुआ है, देखिए आप मजदूर वर्ग है तो इनका भोजन पर व्यय ज़्यादा हो रहा है ना। और उसी तरीके से धीरे धीरे वस्त्र है, मकान है, ईंधन है, तो उसकी कंपैरेटिव आप जो है तुलनात्मक अध्ययन इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिए हुए आंकड़ों से हमें क्या स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके परिवार पर भोजन का खर्च जो होता है वो बढ़ता जाता है, परंतु भोजन पर आय का प्रतिशत जो व्यय होता है वो कम होता जाता है। आय तो भोजन के लिए नहीं बढ़ रही है ना, लेकिन भोजन पर खर्च जरूर बढ़ता जा रहा है। तो ये एंजल महोदय के नियम के अनुसार दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, लेकिन होता क्या है कि आय के बढ़ने के साथ अब वस्त्र, मकान, इन सब चीज़ों का भी उन्होंने बताया है कि ये सब चीज़ों का खर्चा बढ़ता जाता है क्योंकि हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, परंतु प्रतिशत उतना ही रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर धनी व्यक्ति का प्रतिशत जो व्यय होता है वो निर्धन व्यक्तियों से कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा ही होगा। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य, अभी अभी कोरोना का समय जो चल रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं कि जिनके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो अच्छी सुविधाओं को एक बार को लेने में सक्षम है, परंतु जो गरीब वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उनके लिए कुछ समस्याएं आती हैं क्योंकि उन्हें पैसे को भी लेकर चलना होता है। फिर क्या होता है बच्चों कि एंजल महोदय ने जो नियम बताया है उसके अनुसार क्या होता है कि एक आलोचना की गई। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पूरा बताया गया है, कितने पैसे में कितना व्यय है, कितना खर्च है, इसको आप देख लेंगे। बाकी इनकी आलोचना क्यों होती है, क्या इन्होंने कमियां रख दी, क्या इन्होंने क्या इनके नियम के फ़ायदे हैं, क्या हमें कमी, दोष, ये सब देखने को मिलते हैं। तो मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन पर कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया गया है ना। मकान का किराया मध्यम और उच्च वर्ग के हिसाब से काफ़ी कम है, तो इन्होंने अपने हिसाब से बताया। फिर कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एंजल के निर्धारित बजट में क्या हुआ, बचत का तो कोई प्रावधान ही नहीं बताया गया। जो आया वो खर्च कर दिया, जो आया वो खर्च कर दिया। तो ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। जबकि आजकल बजट की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है कि हमें बचत करना होता है। तो ये था हमारा एंजल का सिद्धांत बच्चों। फिर हम देखते हैं बजट बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बजट बनाते समय सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी कुल आय कितनी है, हमारा व्यय कहाँ होने वाला है, समय कितना लगने वाला है। समय और हमें क्या करना चाहिए, समय, आय और व्यय की बारीकियों को ध्यान से रखना चाहिए। इनमें संतुलन भी होना चाहिए, है ना। सभी के पारिवारिक आवश्यकताओं के बारे में, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। बजट के अनुसार क्या होता है, खर्च करना होता है ना। तो खर्च तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, खर्च ही तो करना, उसी का हमको लिखनी है चीज़ें। तो व्यय का हिसाब भी लिखना होता है और आवश्यक सामान खरीदते समय विशेष बातों की ओर ध्यान भी देना होता है।
हिसाब रखने से क्या लाभ हो सकता है बच्चों? यदि आपने किसी को उधार दिया है तो आप लिखे हुए हैं तो आपको ध्यान रहेगा, है ना? कोई अगर किराने वाला है, धोबी वाला है, दूध वाला है, हो सकता है आपने उनको एडवांस पेमेंट किया हो तो उसको आप अगले महीने काट कर देंगे। फिर आप बचत को भी उसमें ध्यान दे सकते हैं कि इस महीने हमने इस मद में इतना खर्च किया था तो कितना हमारा बच गया। तो जब आप और इससे आप प्रेरणा लेकर अपना अगला बजट जब बनाने चलते हैं तो भी आपको आसानी हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना होता है, हिसाब रखने की आदत रखनी चाहिए, है ना? इन सब चीज़ों को हम लोग को क्या करना चाहिए, नोट डाउन कर लेना चाहिए। कहीं अगर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो भी हमें समझ में आ जाता है, तो हमें वित्तविता की भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हिसाब कितने तरह का हो सकता है बच्चों? तो हिसाब दैनिक भी हो सकता है ना? दैनिक हिसाब भी हो सकता है और ऐसे वार्षिक तौर पे भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है। दैनिक में क्या होता है कि बजट बनाने में सफलता तभी मिल सकती है जब गृहिणी दैनिक हिसाब रखे, क्योंकि छुटुर-पुटुर खर्च जो बच्चों कहते हैं कि छोटे-मोटे से जो खर्च होते हैं वो हमें पैसे का पता नहीं चलता है, और वो जब हम साल भर में इकट्ठे अगर बनाने चलेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है आपके जब आप बजट बनाते हैं तो। इसलिए हमें छोटे-छोटे अपने खर्च का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। फिर दैनिक, मासिक और इस तरीके से हिसाब का कहाँ-कहाँ कितने किलो है, कितने दर के हिसाब से मिल रहा है, कितना पैसा है। देखिए बच्चों, इस तरह से आपका बजट बनाकर बताया गया है ना? तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जहाँ नहीं समझ में आता आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि गृह व्यय में मितव्यता के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं कि क्यों हमको कम खर्च करने चाहिए या आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। कम नहीं खर्च करना चाहिए, परंतु जहाँ महत्वपूर्ण हो वहाँ खर्च करना चाहिए, है ना? तो मितव्यता के लिए क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों की हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कोई हो सकता है हमें ज़्यादा पैसे में बेच रहा हो तो हमें पता तो होना चाहिए कम से कम कि कोई क्यों मतलब ज़्यादा पैसे में, कीमतों की तुलना करना हमको आना चाहिए कि इस दुकान पर इतने में मिल रहा है, उस दुकान पर इतने में मिल रहा है, तो जहाँ सस्ता हो वहाँ से हमें लेना चाहिए, है ना? किसी से भी ठगा नहीं जाना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं के गुण दोष की जानकारी, ये नहीं कि कहीं सस्ता मिल रहा है तो वही अच्छा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमें उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है ना। तो मितव्यता के लिए अनिवार्य रूप से क्या बात ध्यान में रखनी है कि नगद भुगतान करना चाहिए। अगर आप उधार पे चलेंगे बच्चों तो उधार में अक्सर क्या होता है कि उधार में लोगों का बजट डिसबैलेंस हो जाता है ना? और सही स्थान से हमें खरीदना चाहिए। चाहे वो खाने का हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें विश्वसनीय दुकानदार से लेना चाहिए। उसके गुणों की पहचान होनी चाहिए। कुछ वस्तुएँ जो होती हैं वो थोक से भी हम खरीद सकते हैं, जैसे आटा, चावल, गेहूँ, ये सब जो होता है हम क्या करते हैं, वो एक स्टोर में करके रख लेते हैं। संरक्षण विधि का हमें को ज्ञान होना चाहिए कि यदि हमने अगर खरीद तो लिया है, चना खरीद लिया, ये सब सारी चीज़ें खरीद ली, तो उसको हमको उठाना, झाड़ना, छोड़ना, ये सारी चीज़ें भी हमें आनी चाहिए, नहीं तो वो फिर ख़राब भी हो सकता है। गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना चाहिए। नौकर रखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई आदि गृहिणी को स्वयं करने चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों कि इसमें क्या हो सकता है कि धन की काफ़ी बचत हो जाती है, और बालकों को ट्यूटर रखने के बदले स्वयं पढ़ाना, ये सब क्या होता है, मितव्यता के लिए आपको बताया गया है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें अपनाई जाएँ, परंतु कुछ चीज़ों का हम इसमें ध्यान दे सकते हैं। जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है उतना ही करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। और फिर सबसे लास्ट में आता है बच्चों कि आय व्यय का लेख जो होता है, हमको लेखा जोखा रखना चाहिए, जिससे कि हमको उसके लाभ हानि के बारे में पता चल सके। जब लाभ हानि के बारे में हमें पता होगा तभी तो हम आगे का जो बजट तैयार करेंगे तो उसमें हमें सावधानी पूर्वक हम उसमें उसमें नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी महीने के अंत में आपने देखा कि बिजली के प्रयोग में क्या होता है कि बजट में निर्धारित धनराशि से आपका कुछ ज़्यादा व्यय हो चुका है, तो क्या करेंगे आप, अगले महीने आगामी जो आपका महीना होगा उसमें आप सावधानी से उन चीज़ों में कमी कर सकेंगे और आपका बजट जो होगा वो सुनिश्चित तरीके से तैयार हो सकेगा। इस तरीके से बच्चों आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श और बजट निर्माण। इसके आगे आपको महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सभी बच्चे किताब खरीद लें और प्रश्न उत्तर को अपना पढ़ते चलें और कॉपी में नोट भी करते चलें। आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।